अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सीएनएस मोटर फिजियोलॉजी और हम इसके एमसीक्यूज जो है वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। बट ये टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, मतलब एक तो इसमें चैप्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, आपको जिस तरह से पता है मोटर फिजियोलॉजी में। दूसरा थोड़ा सा टफ पोर्शन है। सो इसमें थोड़ी सी चीज़ें जो आपने ज़हन में रखनी वो ये है कि जब आपने रीडिंग करनी है ना, तो तब आपने जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, जो इम्पोर्टेंट लाइंस है उनको हाईलाइट करना है, ठीक है। क्योंकि इसमें हम अगर डिस्कशन में लेके आए तो हम हंड्रेड्स एमसीक्यूज भी लेके आ सकते हैं। सो इसमें तो एमसीक्यूज किसी भी तरह का पूछा जा सकता है, ठीक है। बट मैंने ट्राई ये किया है कि वो तमाम टॉपिक्स जिनमें से एमसीक्यूज मोस्टली लिया जाता है वो सारे टॉपिक्स एटलीस्ट हम इसके अंदर डिस्कस कर लें, ठीक है। सो ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है बिकॉज इसमें एमसीक्यूज के मटेरियल ज्यादा है, टॉपिक्स ज्यादा हैं। सो आपने जो है इसमें जो जो टॉपिक्स हैं एटलीस्ट वो सारे आपने बुक से भी कवर करने हैं और ये वीडियो से भी आपको जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो सारे के सारे आपने कवर करने हैं, ठीक है। सो आज की जो हमारी वीडियो इसमें इसी तरह हम नंबर 1 सिंपल एमसीक्यूज कुछ डिस्कस करेंगे, नंबर 2 कुछ टॉपिक्स हैं उन्हीं एमसीक्यू से रिलेटेड वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलें स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले आज हमारा जो एमसीक्यूज है स्टार्ट करते हैं। A 76-year-old man has a stroke that is severely impairs his speech. So पहले आपने जब भी एमसीक्यूज आप पढ़ रहे होते हैं ना, आपने वहां पे दो तीन चीजें ज़हन में रखनी होती है। आप जो एमसीक्यूज पढ़ रहे हो उसमें जो आपके पास इंपॉर्टेंट वर्ड है जो आपको टिक करना चाहिए फौरी तौर पे, वहां पे आपने देखना है। सो इस एमसीक्यूज में देखते हैं विच एरिया ऑफ हिज ब्रेन इज मोस्ट लाइकली डैमेज। सो उसकी स्पीच इम्पेयर हो गई है, ठीक है। तो एरिया हमने बताना है। हमें पता है कि जो पूरी बॉडी में हमने ब्रेन के अंदर एरियाज पढ़े हैं उसमें स्पीच एरिया हमने पढ़ा हुआ है। सो सिंपल स्पीच एरिया ब्रोकाज एरिया हमें पता है, बट हम बाकी ऑप्शन देखते हैं प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स, प्री मोटर एरिया और ब्रोकाज एरिया और सेरिबेलम, ठीक है। अब हमने एरियाज की बात करनी, सबसे पहले सेरिबेलम वाला ऑप्शन तो निकलेगा क्योंकि ये एरियाज में आता ही नहीं। अब जो प्राइमरी कॉर्टेक्स एरिया, ये आपको पता है कि हमारी जो बॉडी में मूवमेंट्स है, सारी स्केलेटल मसल की मूवमेंट वगैरह उसके लिए रोल प्ले करता है, ठीक है। सो इसमें जो स्पीच एरिया बेसिकली वो सिर्फ और सिर्फ ब्रोकाज एरिया बचता है, ठीक है। क्योंकि ये हमारे पास मोस्टली लेफ्ट साइड पे होता है और इसकी डैमेज से मोस्टली क्या होता है कि जो वोकलाइजेशन है वो पॉसिबल होती है, बट जो हम प्रॉपर वर्ड्स हैं और जो हमारी स्पीकिंग है वो प्रॉपरली इम्पेयर हो जाती है, ठीक है, सीवियरली इम्पेयर हो जाती है। सो इस वजह से ब्रोकाज एरिया। उसके बाद है इन विच टाइप ऑफ न्यूरॉन्स डज द एक्सोन फॉर्म द सिनेप्टिक जंक्शन विद द स्केलेटल मसल सेल्स एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर दैट कंप्राइजेस द मेजर पार्ट ऑफ मसल। वो कहते हैं कि जो हमारे पास एक्स्ट्रा फ्यूजल मसल फाइबर्स हैं वो किस चीज पे कंसिस्ट करते हैं, यानी जहाँ पे जो न्यूरॉन्स हैं और जो एक्सोन है उसके सिनेप्टिक जंक्शन के वो स्केलेटल मसल के साथ आके साइनेप्स करते हैं। सो वो वाला एरिया। सो अगर आपने देखा हो जो हमने मसल का स्ट्रक्चर पढ़ा था, बेली होती है, एंड पे टेंडन होता है। टेंडन के जो हमारे पास एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स होते हैं, इंट्राफ्यूजल फाइबर, जिस तरह हमने पढ़ा था कि अंदर सेंटर में इंट्राफ्यूजल होते हैं और ये यहाँ पे एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स। तो हमने यही पढ़ा था कि जो हमारे पास एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स दैट आर कंसिस्टिंग ऑफ अल्फा मोटर न्यूरॉन, ठीक है। सो ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। और जो हमारे पास इंट्राफ्यूजल फाइबर्स होते हैं वो गैमा मोटर न्यूरॉन पे कंसिस्ट करते हैं। सो इसमें ऑप्शन अल्फा मोटर न्यूरॉन, pyramidal न्यूरॉन, गैमा मोटर न्यूरॉन, ग्रेन्यूल सेल्स, परकिंजी सेल। ये ग्रेन्यूल और परकिंजी सेल का कॉन्सेप्ट हम आगे अगेन डिस्कस करेंगे भी। सो इसी तरह हमारे पास सिंपली अल्फा मोटर न्यूरॉन, क्योंकि ये डायरेक्ट सिनेप्टिक कांटेक्ट बनाते हैं स्केलेटल मसल या एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर का, जबकि जो गैमा ये हमारे पास इंट्राफ्यूजल फाइबर्स का बनाते हैं। सो सिंपल से ये भी कॉन्सेप्ट था। सो ये ऐसे एमसीक्यूज आपके आए हुए हैं। उसके बाद कोलैप्स ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज मोस्ट लाइकली लीड टू अ डिक्रीज इन द ब्रेन ऑक्सीजनेशन इन द पेशेंट। ब्रेन में ऑक्सीजनेशन कम होगी जी, क्यों? आर्टरीज की वजह से कोलैप्स हुई हैं, कैपिलरीज, लेटरल वेंट्रिकल, सबएराक्नोइड स्पेस एंड वेन्स। देखिए आपका ऑप्शन तो आपको समझ आ गया कि वेन। सबसे पहले हम ना देखते आर्टरीज, कैपिलरीज और लेटरल वेंट्रिकल, सबएराक्नोइड स्पेस, इनको देखते हैं। देखिए आर्टरीज का वहां आपको पता है कि आर्टरीज में प्रेशर ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू वेन, ठीक है। सो उसमें तो जो ट्रांसमिशन है वो बहुत कम पॉसिबल होती है, कोलैप्स बहुत कम पॉसिबल होता है उनको कंप्रेस करना, क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा है। इसी तरह कैपिलरीज में भी
प्रेशर ज्यादा होता है और वो बहुत माइक्रोवेस्कुलेचर होता है, सो उसको भी कंप्रेस करना मुश्किल होता है। इसी तरह सबएरेक्नोइड स्पेस और लेटरल वेंट्रिकल हो जाए तो उससे कोई डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं पड़ता ऑक्सीजनेशन पे, बट अगर वेन्स कंप्रेस हो जाए जो कि कंप्रेसिबल होती भी हैं सो उनमें लो प्रेशर होता है, सो कंप्रेसिबल होती है एज कम्पेयर टू आर्टरीज एंड कैपिलरीज, सो उनको कंप्रेस करना इजी। जब वो कंप्रेस हो जाए तो इंक्रीज करती है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को, जिसकी वजह से कैपिलरी से इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर वो सारी चीजें चली जाती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजनेशन लेस हो जाती है। So simply its answer is vein. In which type of neuron does the axon form the synaptic junction with the skeletal muscle cell intrafusal fiber? ठीक है, वो ये कह रहा है कि किस टाइप ऑफ न्यूरॉन जो हैं वो इंट्राफ्यूजल फाइबर्स के साथ डायरेक्टली जाके साइनेप्स करती है। यानी हमने न्यूरॉन्स की वो टाइप बतानी, पहले हमने एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर्स वाली बताई, तो जो एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर के साथ जाके साइनेप्स करती है वो हमारे पास अल्फा मोटर न्यूरॉन है, जबकि जो इंट्राफ्यूजल फाइबर्स के साथ करती है वो गैमा मोटर न्यूरॉन है। बिल्कुल सिंपल सी वही चीज, आपको वो डायग्राम भी बुक की याद होगी जिसके अंदर हमने ये देखा था कि आपके पास ये अगर स्पाइनल कॉर्ड का लेवल हमें बनाया हुआ था, ये हमने स्पाइनल कॉर्ड का लेवल बनाया हुआ था, सॉरी ये डायग्राम गलत होगी, जस्ट लाइक दिस, ये हमने स्पाइनल कॉर्ड का लेवल अगर बनाया हुआ था, ठीक है, तो हमने क्या कहा था यहाँ से अल्फा से जाती है, यहाँ पे साइनेप्स हुई जो भी, और वापस आके गैमा मोटर न्यूरॉन पे आती है। ठीक है, सो एक इंट्राफ्यूजल फाइबर्स और एक एक्स्ट्राफ्यूजल, जो ये जा रही है ये अल्फा फाइबर्स है न्यूरॉन की, और ये जो वापस आ रही है गैमा फाइबर जो इंट्राफ्यूजल फाइबर्स तक आ रही है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट था जो 2 एमसीक्यूज की फॉर्म में आपको समझ आ जाना चाहिए। अच्छा, पीछे हम एरियाज डिस्कस कर रहे थे, ये सारे एरियाज हैं जिसमें फ्रंटल लोब बताया है, पैराइटल, ओसिपिटल, टेम्पोरल, सेरिबेलम, ब्रेनस्टेम, ये सारे वही वाले पार्ट्स हैं जिनके सारे फंक्शन हैं। यानी जैसे कि फ्रंटल लोब में आप देखें, इसमें पर्सनैलिटी, इमोशन, अटेंशन, बॉडी मूवमेंट्स, ये सारी यानी प्राइमरी मोटर, प्री मोटर, ये सारे एरियाज होते हैं जो कि बॉडी मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे ब्रोकाज एरिया तो जो कि स्पीच को करता है कंट्रोल। पैराइटल लोब में देखें तो सेंस ऑफ टच, पेन, सारी सेंसरी सेंसेशन इसमें आती हैं। ठीक है, स्पेशियल परसेप्शन, विजुअल परसेप्शन इसमें आते हैं। ओसिपिटल लोब में विजन का होता है। टेम्पोरल लोब में देखें तो वर्निके एरिया होता है, उसके बाद स्पीच के रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग और लैंग्वेज में, मेमोरी, हियरिंग, सीक्वेंसिंग, ऑर्गेनाइजेशन। सेरिबेलम में देखें बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, और ब्रेन स्टेम में देखें ब्रीदिंग, हार्ट रेट वगैरह, ये सारी चीजें कंट्रोल कर रहा होता है। सो अगर इसमें इंपेयरमेंट हो जाए तो ये सारी चीजें वही है कि अगर हमारे पास फ्रंटल लोब हुआ उसमें अगर डिफरेंट है, प्री मोटर, प्राइमरी मोटर हुआ है तो मूवमेंट्स बॉडी की नॉर्मल नहीं रहेंगी, अगर ब्रोकास हुआ तो स्पीच नॉर्मल नहीं रहेगी। ठीक है, यानी प्रॉपरली हम वर्ड्स नहीं प्रॉपर कर पाएंगे, जिसको हमने एफेजिया का नाम दिया है। इसी तरह प्राइटल लोब्स अगर देखें तो प्राइटल लोब के अंदर हमारे पास लैक ऑफ अवेयरनेस हो जाएगी। जिस तरह के वर्निके एरिया का जो हम आगे पढ़ेंगे एक एमसीक्यू भी उसमें आएगा कि वर्निके एरिया का जब इशू हो जाता है। ओसिपिटल लोब में वीएन का डिफेक्ट आ जाएगा। टेम्पोरल लोब में डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग होगी, स्पेशली वर्निके एरिया जैसे मैंने आपको भी बताया, और डिफिकल्टी इन रिकॉग्नाइजिंग फेस हो जाएगी, ये सारी चीजें। सेरिबेलम में डिफिकल्टी ऑफ कोऑर्डिनेशन हो जाएगी, ट्रेमर्स और ये सारी चीजें। ब्रेन स्टेम में ब्रीदिंग में चेंजेस आ जाएंगे, स्वेलिंग में चेंजेस आ जाएंगे, ये सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, सो ये सिंपल सा एक चार्ट है, ये आप एक दफा देख लीजिएगा यहाँ पे वीडियो को स्टॉप करके, ताकि आपको ये समझ आ जाए। तो ये अगेन ये सारे एरियाज वन बाय वन, टिपिकली ये जो चार्ट है मैंने इसलिए शामिल किया कि इसमें से एमसीक्यूज आना ही आना है। सो जो एरिया उससे रिलेटेड आपको उसका फंक्शन एंड उसकी अगर लॉस से कुछ एबनॉर्मेलिटी डिसऑर्डर आता है वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आता है फाइबर ऑफ कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक पास थ्रू विच स्ट्रक्चर, मीडियल लेमिनिस्कस, मेडुलरी पिरामिड, पोस्टीरियर फेनिकुलस, मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस और एंटीरियर रूट। देखें, सबसे पहले तो हमारे पास आता है जो मीडियल लेमिनिस्कस, ये आपको पता है कि हमारे पास जो स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक्स होते हैं उनके लिए होता है हमारे पास। ठीक है, उसको हम मेडुलरी पिरामिड ऑब्वियसली ये कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक में इसमें यहाँ पे आके करते हैं। अब जो हमारे पास मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस है, बेसिकली वो जो 3 नर्व्स हैं जो कि हमारे पास मिल के ओरल विजन वाला पाथवे बना रही है, ये विजन वाले पाथवे में मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस आता है। जबकि जो पोस्टीरियर फेनिकुलस है ये बेसिकली सेंसरी इंफॉर्मेशन जो आ रही होती है स्किन वाले एरिया सारी, ये इसमें के अंदर आके, और एंटीरियर रूट आपको पता है यहाँ पे डायरेक्टली आके डोर्सल रूट वाली साइड पे हमारे पास ट्रैक्स ओपन होते हैं, एंटीरियर रूट पर डायरेक्टली कोई ट्रैक ओपन नहीं होता। ठीक है, सो ये सिंपली से इसका आंसर था मेडुलरी पिरामिड, जिसमें कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक ओपन होता है। सो इसमें हम आगे ट्रैक्स भी डिस्कस करते हैं कि उनकी डेस्टिनेशन, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड एंड थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स वगैरह।
Lesion of which brain area have the most devastating effect on the verbal and symbolic intelligence. देखिए इंटेलिजेंस की बात आ गई, सो डायरेक्टली वर्निक एरिया आपको पता होना चाहिए. वर्निक एरिया ऑन द डोमिनेंट साइड ऑफ ब्रेन, सॉरी ठीक है, नॉन डोमिनेंट साइड नहीं, डोमिनेंट साइड ऑफ ब्रेन पे हमारे पास वर्निक एरिया का अगर इशू आ जाए तो वहां पे हमारे पास जो है इंटेलिजेंस लॉस हो जाती है. ये वर्निक एरिया का फंक्शन है. आपने दोबारा इधर से जिस तरह मैंने आपको बताया कि लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन इसका फंक्शन है, सो उसी के अकॉर्डिंग ये आपका एमसीक्यू है. सो ये सारे ट्रैक्स हैं, इनका फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन, इनका पाथवे, इनका फंक्शन, ये सारी चीजें इसमें एक्सप्लेन की हुई हैं कि हमारे पास डोर्सल रूट गैंग्लियन में फर्स्ट ऑर्डर किसका ओपन होता है, फिर उसके बाद सेकंड ऑर्डर कहाँ पे जाके होता है, जस्ट लाइक जैसे डोर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस से जिस तरह मैंने आपको भी बताया कि इसमें ग्रेसाइल और क्यूनेट न्यूक्लियर वगैरह जो है इसमें सेकंड ऑर्डर होता है. थर्ड ऑर्डर जो है वेंट्रोपोस्टोलेटरल जो न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस है वहां पे होता है, और इस तरह पोस्टीरियर गायरस में एंड होता है. सो ये सारे ट्रैक्स इसी तरह आपने याद कर लेंगे. उसके बाद आती है cerebrospinal fluid provides a cushioning effect both inside and outside the brain. Which space that lies outside the brain or spinal cord contains CSF. वो कहता है कौन सी एक ऐसी चीज है जो कि आउटसाइड द ब्रेन और स्पाइनल कोड प्रेजेंट है लेकिन उसके अंदर CSF होता है. सो इट्स सिंपली लेटरल वेंट्रिकल, ब्रेन के अंदर है, थर्ड वेंट्रिकल ब्रेन में है, एपिड्यूरल स्पेस स्पाइनल कॉर्ड में, एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वस ब्रेन में, जबकि सिस्टर्ना मैग्ना बेसिकली इट्स इसके अंदर जो हमारे पास होता है स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन आउटसाइड पे हमारे पास ये स्पेस होती है, इनसाइड नहीं होती, जिसके अंदर हमारे पास जो है ये सब एराक्नोइड स्पेस के अंदर सिस्टर्न बनते हैं. सो ये सिस्टर्न जो सारे ये डायलेटेड फॉर्म में होते हैं. सो यहाँ पे सिस्टर्ना मैग्ना के अंदर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड आता है. A complex spike pattern in the Purkinje cell of the cerebellum can initiated by the stimulation of which brain area. So उसने कहा है कि जो स्पाइक पैटर्न है परकिंजे सेल का, परकिंजे सेल हम अभी पढ़ेंगे सेरिबेलम के, जो कि इनिशिएट करते वो कहता है कि किस ब्रेन एरिया के बाद इनिशिएट होते हैं. सो इट्स इंफीरियर ओलिवरी कॉम्प्लेक्स. ये एक पूरा पाथवे है सेरिबेलम से रिलेटेड जो कि हमारे पास ओलिवो सेरिबेलर पाथवे होता है. ठीक है, सो इसके अंदर हमारे पास ये सारा जो पाथवे उसके अंदर हमने जो डिस्कस करना है. ठीक है, ये पाथवे आपने एक दफा देख लेना है. सो इसमें बाकी ऑप्शन देखिए, ब्रेन स्टेम, रेटिकुलर न्यूक्लियर, न्यूरॉन इन द रेड न्यूक्लियस, सुपीरियर ओलिवरी कॉम्प्लेक्स और डोर्सल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस. इसमें सिंपली ओलिवो सेरिबेलर पाथवे वाली कॉन्सेप्ट इसमें यूज होगा. ये देखें परकिंजे सेल और ये जो हमारे पास बाकी स्टेलाइट सेल और ये सारे सेल्स के जो सेरिबेलम में कॉन्सेप्ट है आपके पास होता किस तरह से है कि हमारे पास इनपुट सिग्नल्स हैं ये वाले. ठीक है, इसमें दो तरह के फाइबर्स हैं, मोस्टी फाइबर्स होते हैं एंड सिंपली क्लाइंबिंग फाइबर्स होते हैं. जो क्लाइंबिंग फाइबर्स है आपको पता है कि जो इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियर वहां से आते हैं, जो कि मोस्टी फाइबर्स हैं वो बाकी सारे एरिया से आते हैं. सो ये दो हमारे पास है, जिस तरह आपको नजर आ क्लाइंबिंग फाइबर्स अप टिल एंड तक जाते हैं हमारे पास क्लाइंब करते हैं, जबकि मोस्टी फाइबर्स नियर ही जाके हमारे पास ग्रेन्यूल सेल के साथ हमारे पास सिंपली जंक्शन बना लेते हैं. ठीक है, सो इस तरह से ऊपर जाके हमारे पास ये दो तरह के सेल्स को, बास्केट सेल और स्टेलेट सेल को हमारे पास ये सिंपली जाके एक्साइट करेंगे और इनिशिएट करेंगे. इसी बेस पे हमारे पास डिफरेंट तरह की आगे वो रिलीज होंगे न्यूरोट्रांसमीटर, जिसकी वजह से इनहिबिशन या एक्साइटेशन होगी. सो इसके लेयर्स में आप देखें, जैसे कि आपको था कि पहले ग्रेन्यूल सेल जाते हैं, ग्रेनुलर लेयर होती है, फिर परकिंजे सेल लेयर होती है, फिर मॉलिक्यूलर लेयर होती है. सो जो क्लाइंबिंग फाइबर वो तीनों लेयर्स क्लाइंब करके अप साइड पे जाके हमारे पास इसके साथ जाके बनाते हैं, हमारे पास सिनेप्स करते हैं. जबकि ये जो मोस्टी फाइबर स्टार्ट में हमारे पास इसके ग्रेन्यूल सेल के साथ जाके जंक्शन बना लेते हैं, जो कि आगे हमारे पास जाके डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूलर लेयर्स के ऊपर जाके वो साइनेप्स करते हैं. सो इस तरह से बिल्कुल एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. इसके थ्रू जो थोरो वीडियो है वो एक अलग से एक कॉन्सेप्ट है कि सेरिबेलम के पूरा फंक्शन किस तरह से काम करना है. यू जस्ट हैव टू रिमेंबर कि हमारे पास ये किस तरह से काम करता है, एक्साइटेशन वाला रोल प्ले कौन कौन कर रहा है और इनहिबिशन वाला रोल प्ले कौन कर रहा है. यही चीज उसने ये बताई हुई है. कॉम्प्लेक्स स्पाइक पैटर्न इन द परकिंजे सेल ऑफ द cerebellum can be initiated by stimulation of which brain area. So it's inferior olivary complex because ये climbing fiber inferior olivary से आ रहे हैं, क्योंकि इसी में हमने अपना एक्साइटेशन और इनहिबिशन वाला ओवरऑल कॉन्सेप्ट पढ़ा है. ठीक है, in muscle spindles receptor, which type of muscle fiber is responsible for dynamic response? Extrafusal muscle fiber, static nuclear bag fiber, nuclear chain fiber, dynamic nuclear bag fiber और स्मूथ मसल फाइबर. देखें उसने पूछा हुआ डायनामिक रिस्पॉन्स, क्विक रिस्पॉन्स जो हमारे पास पूछा हुआ है. सो इसमें हमारे पास बैग फाइबर्स हमेशा आएंगे क्योंकि वहां पे न्यूक्लियर काफी सारे एट अ टाइम पड़े होते हैं, सो वो क्विक रिस्पॉन्स देते हैं. ठीक है, सो एक्स्ट्राफ्यूजल मसल भी निकल गया, ये स्टैटिक न्यूक्लियर बैग फाइबर देख लेते हैं, न्यूक्लियर चेन फाइबर भी निकल गया,
और स्मूथ मसल फाइबर मिल गई। अब जो स्टैटिक और डायनामिक जो न्यूक्लियर बैग है, आपको पता है जो डायनामिक न्यूक्लियर बैग फाइबर्स होंगे वो डायनामिक रिस्पॉन्स देंगे, जो स्टैटिक वो स्टैटिक रिस्पॉन्स देंगे। सो इसमें बड़ा सिंपल सा ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाना चाहिए। Which of the following foramen allow the cerebrospinal fluid to pass directly from the ventricular system into subarachnoid space? Subarachnoid space में हम आगे इसका पूरा फ्लो चार्ट पढ़े cerebrospinal fluid का। सो आपको पता है कि किस तरह से होता है कि हमारे पास स्टार्ट होता है लेटरल वेंट्रिकल से, फिर हमारे पास आता है जी, उसके बाद थर्ड वेंट्रिकल में आता है। थर्ड वेंट्रिकल के बाद हमारे पास ये जिस तरह हमने प्रॉपर वो इसकी स्पेसिस पढ़ी थी वो सारा उसमें आता है। अब इसमें हम ये सारा इसका फ्लो चार्ट पढ़ेंगे तो उससे हमें ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। अगर मैं आपको फ्लो चार्ट दिखाऊं, लेटरल वेंट्रिकल, फिर फोरामन ऑफ मोनरो जिससे थर्ड वेंट्रिकल, फिर एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस जिससे फोर्थ वेंट्रिकल, फिर फोरामन ऑफ मजेंडी एंड लुश्का, फिर सबअरेक्नोइड स्पेस ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड रीअब्जॉर्प्शन इन द वीनस साइनोड। सो अगर मैं आपको ब्रेन में पूरी चीजें दिखाऊं, आपको पता है ये सेरिब्रम वाला एरिया होता है, ये वाला, जिसके गिर्द हमारे पास दो होते हैं लेटरल वेंट्रिकल। लेटरल वेंट्रिकल से हमारे पास फौरी तौर पे फोरामन ऑफ मोनरो से थर्ड वेंट्रिकल में आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ से हमारे पे एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस बनती है, जिस तरह आपको पता है कि वो ब्रेन स्टेम के बैक साइड पे बनती है, जिससे आगे जो सेरिबेलम और जो हमारे पास मेडुल्ला वाला पार्ट है वहां पे फोर्थ वेंट्रिकल इस तरह टेंट लाइक बनता है, ठीक है। इससे ऊपर हमारे पास होती है वो एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस होती है, ठीक है, जिससे हम सारे ब्रेन स्टेम की जो न्यूरो में हम पढ़ेंगे उसमें हम शो भी करते हैं। उसके बाद सबअरेक्नोइड स्पेस से फोरामन ऑफ मजेंडी एंड लुश्का से आती है। सो यही उसने कॉन्सेप्ट पूछा हुआ आपसे कि जो हमारे पास वेंट्रिकल से जो हमारे पास सबअरेक्नोइड स्पेस में हमारे पास कैसे जाती है। सो इट्स फ्रॉम द फोरामन ऑफ मजेंडी और फोरामन ऑफ लुश्का, ठीक है। सो ये दोनों में से कोई भी ऑप्शन आए तो आपने इस हिसाब से ये क्लिक करना है, बाकी आपको तो सारा वेंट्रिकल पार्ट का सिस्टम है। Which type of seizure is associated with spike and dome electroencephalogram pattern during the seizure activity? अब उसने क्या पूछा हुआ है कि स्पाइक है और डूम, तो हमारे पास ये कि एब्सेंस सीजर्स होते हैं, जो कि स्पाइक एंड डूम पैटर्न इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एब्सेंस सीजर। बाकी जनरलाइज्ड टोनिक और टेम्पोरल लोब और एपोलेप्टिक ये सारी सीजर ये हम अभी डिस्कस करते हैं अभी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर कि ये सारे सीजर जो किस टाइप के होते हैं और इनमें किस तरह की स्पाइक आती है। The term limbic cortex include the orbitofrontal cortex, subcallosal gyrus, cingulate gyrus, and which area? So उसने पूछा term limbic cortex। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि what is limbic cortex? So limbic cortex is the limbic system, also known as the paleomammalian cortex. Is a set of brain structure that located on the both side of thalamus. Both side of thalamus. Thalamus की दोनों साइडों पे होते हैं। Immediately beneath the medial temporal lobe of the cerebrum प्राइमरी इन द फोर ब्रेन, ठीक है। सो ये है इसकी कंप्लीट डेफिनेशन, एक तो थैलेमस के दोनों साइड पे और दूसरा बीनीथ द मीडियल टेम्पोरल लोब। सो इसमें जो जो स्ट्रक्चर आता है इसमें हमारे पास आप देखें ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स आ गया, सबक्लोजल गायरस आ गया, सिंगुलेट गायरस आ गया एंड पैरा हिप्पोकैम्पल गायरस। ये सारे एरियाज जो कि कॉर्टेक्स के ये एरियाज हैं, ये सारे मिलके हमारे पास क्या बनाते हैं, लिम्बिक कॉर्टेक्स। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसमें अब आप सप्लीमेंट्री मोटर कॉर्टेक्स की बात करें तो बिल्कुल फ्रंटल लोब में होता है। पोस्ट सेंट्रल गायरस की आप बात करें तो आपको बिल्कुल बैक साइड पे हमारे पास उसी में फ्रंटल लोब के बैक साइड पे होता है। लिंगुअल गायरस की आप बात करें मीडियल साइड पे होता है। सो इट्स अ पैरा हिप्पोकैम्पल गायरस, बिल्कुल सिंपल सी बात है, जो कि हमारे पास लिम्बिक कॉर्टेक्स का या लिम्बिक सिस्टम का लिम्बिक लोब का पार्ट होता है, ठीक है। अब वही सीजर्स वाली बात आ गई। सीजर्स आपके पास कितनी टाइप के हैं, क्या इसमें स्पाइक बनती है, क्या चीजें बनती है, सारी चीजें इसमें एक्सप्लेन की। मैं सिर्फ इसकी क्लासिफिकेशन जनरल बता दूं, बाकी आपने एक दफा ये सारी चीजें देख लेनी। सीजर्स दो तरह के बेसिक हैं, सबसे पहले पार्शियल एंड जनरलाइज। पार्शियल में सिंपल पार्शियल, कॉम्प्लेक्स पार्शियल, और जनरलाइज में एब्सेंस, टोनिक क्लोनिक, मायोक्लोनिक और एटोनिक, ये सीजर है। अब जो सिंपल है, इट मीन्स के जो हमारे पास ऐसा सीजर जो कि ब्रेन के अंदर होता है और जो पर्सन है वो अवेयर रहता है जब उसको सीजर्स वाली कंडीशन होती है। जबकि कॉम्प्लेक्स जो है उसमें बंदा जो है वो अल्टर्ड अवेयरनेस जो उसको शो रहती है, कभी अवेयर हो गया कभी नहीं हुआ। सो ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। उसके बाद जनरलाइज की बात करें तो इसमें एब्सेंस, टोनिक क्लोनिक, मायोक्लोनिक और एटोनिक। एब्सेंस के अंदर क्या होता है कि जो हमारे पास ड्यूरिंग सीजर जो अब्रप्टली अवेयरनेस इंपेयर हो चुकी है तो टोटली, ठीक है, और कुछ देर के लिए हमारे पास जो है वो ब्लैंक स्टेट रहती है पूरे ब्रेन की। जबकि टोनिक क्लोनिक की बात करें, इसके दो फेज है, एक टोनिक फेज है, एक क्लोनिक फेज है। जो टोनिक फेज है इसमें क्या होता है, हमारे पास जो टोटली बंदा लॉस ऑफ अवेयरनेस होता है और फ्लैट अनकॉन्शियसनेस होता है, ठीक है। जबकि जो क्लोनिक है इसमें जो थोड़ी सी कन्वर्जन्स होती है और जर्किंग एंड ट्विस्टिंग इन और फॉल द लिम्स होती है, ठीक है, बट इसमें भी थोड़ी सी अनअवेयरनेस होती है।
मायोक्लोनिक की बात करें इसमें सडन जर्क ऑफ द पार्ट ऑफ द बॉडी सच द आर्म और द लेग द पर्सन में फॉल ओवर। एटोनिक की बात करें इन्वॉल्व्स अ सडन लॉस ऑफ द मसल टोन दैट कैन रिजल्ट इन द पर्सन फॉलिंग डाउन, ड्रॉपिंग ऑब्जेक्ट्स और नोडिंग द हेड इनवॉलेंटरी। सो ये सारे इसके अंदर सारी चीजें, इसके स्पाइक्स, इसकी सारी चीजें वो आपने एक दफा बुक से देख लो, दीज आर इम्पोर्टेंट, ठीक है। सो यही सीजर्स की आगे थोड़ी सी अगेन सारी चीजें बताई, ये भी आपने एक दफा सारी देख लेनी। उसके बाद है नेजल, लैक्रिमल, सलिवरी एंड जीआईटी glands are stimulated by which substance? So it's simply acetylcholine, norepinephrine, epinephrine, serotonin or dopamine. So these all are excitatory. So simply acetylcholine यहाँ पे option है। The neuron located in the locus coeruleus release with the neurotransmitter at their synaptic terminal. सबसे पहले हमें locus coeruleus का पता होना चाहिए। So it's simply norepinephrine, dopamine, GABA, acetylcholine and serotonin. So it's norepinephrine. Locus coeruleus क्या चीज है? Locus coeruleus is the nucleus in the pons of brainstem involved with the physiological response to stress and panic. So stress and panic के जो न्यूक्लियर ब्रेन स्टेम स्पेशली जो पोन्स के एरिया में पड़ा होता है, जो इसको हमारे पास रिस्पॉन्स करता है, डेट इज लोकस कोएरुलेus एंड इट इज अ पार्ट ऑफ रेटिकुलर एक्टिवेटिंग। सो यहाँ पे वो कहता है क्या चीज रिलीज करता है। सो इट्स अ न्यूरोट्रांसमीटर, विच न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज? नोरेपिनेफ्रिन। ये पूरा एक स्ट्रक्चर है जो कि आपने पूरे जो पढ़ने हैं, ट्रैक्स पढ़ने हैं और इसी तरह आपने जो पाथ पढ़ने हैं आपने अच्छे से करने हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पाथवे वाले, ठीक है। उसके बाद है विच कंपोनेंट ऑफ बेसल गैंग्लिया प्ले मेजर रोल इन द कंट्रोल ऑफ कोग्निटिव मेमोरी गाइडेड मोटर एक्टिविटी। सो ये आपको पता होना चाहिए कि जो आपने जब पढ़ना है ना, हमारे पास इसका बेसल गैंग्लिया का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ना है, इसमें आपने दो पाथवे पढ़ने। सो ये बिल्कुल डायरेक्टली उस चीज कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। सो जब तक वो कॉन्सेप्ट नहीं ना क्लियर होगा, आपके एमसीक्यूज क्लियर नहीं होगा। सो ग्लोबस पैलोडस सब्सटेंशिया नाइग्रा कोडेट न्यूक्लियस पुटामेन सबथैलेमिक, ये सारे पाथ के उसके पार्ट्स हैं, ठीक है। So you have to remember कि जो coded nucleus is involved in basal ganglia circuit that control the memory guided motor activity। या तो आप ये सारे पाथ जितने इसके पार्ट्स हैं उन सबके फंक्शंस याद कर लें वन बाय वन, क्योंकि न्यूरो में भी काम आने, या फिर आप डायरेक्टली वो पाथ की पूरी चीजें समझ लें। The condition of एथिटोसिस रिजल्ट व्हेन द एरिया ऑफ ब्रेन इज डिसफंक्शनल। एथिटोसिस तो पूछा हुआ है। सो ग्लोबस पैलोडस, अच्छा इसमें काफी सारी टर्म्स आती हैं, कुछ हमारे पास एटेक्सिया आएगा, कुछ कोरिया आएगा, कुछ हमारे पास एथिटोसिस आएगा, हमारे पास हेमिबिलिस्मिस आएगा। सो दिस ओवरऑल कंडीशन व्हिच आर ड्यू टू सम डिसफंक्शनिंग ऑफ द सम पार्ट ऑफ द ब्रेन, ठीक है। डिसफंक्शन होता है किसी पार्ट का, सो उस वजह से होता है। सो ग्लोबस पैलोडस की बात करें एथिटोसिस होता है, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें जो सेरिबेलर डिजीज की, उसमें हम पढ़ेंगे एटेक्सिया पढ़ेंगे, डिसआर्थराइटिस पढ़ेंगे, उसके अलावा हम डायडाकोकाइनेसिया पढ़ेंगे, कोरिया हम आगे भी एक डिस्कस करेंगे दूसरी चीजों के अंदर। सो ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं, वन बाय वन हम उसको डिस्कस करते हैं। सो सबसे पहले सेरिबेलर डिसऑर्डर्स की बात करें, इसमें एटेक्सिया खास तौर पे जिसमें वाइड बेस गेट हो जाती है, डिकम्पोजिशन ऑफ मूवमेंट हो जाती है, इनएबिलिटी होता है। डिसआर्थरिया जिसमें स्लरिंग एंड इनअप्रोप्रिएट फ्रेजिंग और नहीं, आप प्रॉपर बोल नहीं सकते। डिसडायाडोकोकाइनेसिया, दिस इज इनएबिलिटी टू परफॉर्म रैपिडली अल्टरनेटिंग मूवमेंट, यानी आप अल्टरनेटिंग मूवमेंट उसको रैपिडली नहीं कर सकते। डिसमेट्रिया व्हिच इज इनएबिलिटी टू कंट्रोल रेंज ऑफ मूवमेंट। हाइपोटोनिया मसल्स की टोन कम हो जाती है, टोन सारी लॉस हो जाती है। निस्टेगमस जिसके अंदर आपको पता है कि जो आपकी खास तौर पे आईज की मूवमेंट है ये हमारे पास इंपेयर हो जाती है। स्कैनिंग स्पीच, इंटेंशन, ट्रेमर, ये सारी चीज होती है सेरिबेलर डिजीजेस के अंदर। सो इन सारी डिजीज से आपको पूछा जा सकता है किस वजह, आपसे पूछा जाए एटेक्सिया किस वजह से होता है, इसके अलावा डिसआर्थरिया किस वजह से होता है, हमारे पास डिसडाकोकाइनेसिया किस वजह से होता है, हमारे पास डिसमेट्रिया किस वजह से होता है, ये सारी आपसे वन बाय वन पूछी जा सकती हैं। सो आपने ये सारी याद रखनी, दीज ऑल आर सेरिबेलर डिसऑर्डर्स। उसके बाद कुछ और है जैसे कि पार्किंसनिज्म होती है हमारे पास, ये डोपामिन की डिक्रीज की वजह से हो सकती है। एल डोपा इसके अंदर हम आपको तय के देते हैं। उसके बाद डिस्किनेसिया जिसमें जो एक्सोजिनस जो डोपामिन है वो हमारे पे इंक्रीज कर जाती है। हंटिंगटन डिजीज है जिसके हंटिंगटन कोरिया भी कहते हैं, जिसमें पुटामिन की एक्टिविटी कम हो जाती है। उसके बाद हमारे पास लेट पुटामिन है, ये अगेन वही चीज है। हेमिबिलिस्मिस है जिसमें सबथैलेमस की न्यूक्लियस की लिविन हो जाती है।
डिस्टोनिया जिसमें ओवर एक्टिविटी ऑफ पुटामन हो जाती है। सो ये सारी डिजीजें जो वन बाय वन हमने जिस तरह यहाँ पे लास्ट में पढ़ा था ना कि पुटामन की वजह से भी हमने पढ़ लिया, सब्सटेंशिया निग्रा की वजह से पढ़ लिया, इसी तरह ग्लोबस पैलिडस की वजह से पढ़ लिया। ये सारी इंपॉर्टेंट डिजीजेज हैं हमारे पास, ठीक है। सो दिस ऑल अबाउट द मोटर फिजियोलॉजी। इसमें मैंने मैक्सिमम कोशिश की है कि मैक्सिमम कवर करें, बट आपको पता है कि वीडियो के अंदर हम सारी चीजें तो नहीं कवर कर सकते। और दूसरी बात, हमारा टॉपिक बहुत लेंथी है, चैप्टर वाइज अगर हमने डिस्कस करना हो सो हम कर सकते हैं। सो आपने जो है ये टॉपिक्स बेसिकली ज़हन में रखने के किस टॉपिक से आ सकते हैं। इसके अलावा स्लीप से कुछ एमसीक्यूज आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आते हैं कि स्लीप की फेज कौन सी है हमारे पास, जो हमारे पास है रैम है या नॉन रैम उसकी टाइप है, उसमें किस तरह के हमारे पास वेव्स बनती हैं, वो आपने याद रखनी है, ठीक है। इसके अलावा आपसे खास तौर पर जो पहले 3 चैप्टर्स हैं इसमें से बहुत ज्यादा एमसीक्यूज आपके आते हैं, ठीक है। सो आपने सेरिबेलम वाला चैप्टर अच्छे से करना है, मोटर वाला और एरियाज वाला, ये तो बहुत अच्छे से करने हैं। इसके बाद वाले जो चैप्टर्स है उसमें से जनरल जो चीजें आपको मैंने बता दी हैं वो अच्छे से, और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड वाला चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, उसमें जो आपने फ्लो चार्ट करना है वो वाला, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। सो होप सो कि मोस्टली चीजें आपकी इसमें कवर हुई होंगी, कुछ चीजें समझ भी आई होंगी। ऑब्वियसली इसमें शॉर्ट लेक्चर में मैं सारी चीजें समझा नहीं सकता, इसी तरह सारी चीजें बेसिकली कॉन्सेप्ट भी नहीं आपका इस तरह क्लियर हो सकता। सो ये सारी चीजें आपने इसी तरह जब पढ़नी है तो आपको पता होना चाहिए एमसीक्यू इसमें से कौन से इंपॉर्टेंट है, ताकि आपके लिए आसानी हो। लास्ट पे यही चीज के आपसे रिक्वेस्ट ये है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसी तरह हमारे जो फेसबुक पे पेजेस हैं एमबीबीएस एंड बीडीएस स्टडी कॉर्नर के नाम से, एंड मेडिको स्टडी कॉर्नर, ये हमारे फेसबुक पेजेस हैं, एंड मेडिको स्टडी कॉर्नर के नाम से हमारा इंस्टाग्राम है, और मेडिको स्टडी कॉर्नर के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है। ये हमारे सारे चैनल्स हैं, इनको सब्सक्राइब करें और हमारा शेयर करें। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, एंड अल्लाह हाफिज।